बताया जाता है कि करीब 956 किलोमीटर का एक सफर तय करना था और उसको अपनी मंजिल पर पहुंचना था। लगभग 7 या 8 घंटे से लगातार ट्रक चला रहा था, ड्राइविंग कर रहा था। वो अपने हेल्पर से बोलता है कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत परेशानी ना हो, तो क्या तुम अब कुछ समय के लिए ये गाड़ी चला सकते हो, क्योंकि मुझे अब नींद आने लगी है, नींद के झटके आ रहे हैं और कहीं हमारा दोनों का एक्सीडेंट ना हो जाए। हेल्पर कहता है कि तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं इस गाड़ी को अब चलाने लगूंगा। हेल्पर ड्राइवर की सीट पर बैठ जाता है और गाड़ी को वो लगातार चलाने लगता है। हेल्पर को जिस मोड़ पर उतरना होता है, जिस जगह पर हेल्पर को उतरना होता है, वहां ना उतर के वो आगे रास्ता भटक जाता है और दूसरी जगह पर वो पहुंच जाता है। तभी हेल्पर ने अपने जो ड्राइवर होते हैं उससे कहा था कि शायद भाई साहब मैं ये रास्ता भटक गया हूँ, हम कहाँ हैं ये अब हमें समझ में नहीं आ रहा है। और वैसे भी रात के अब 12:30 बज चुके हैं और इतने ही आसपास वक्त था। ड्राइवर कहता है कि बिल्कुल परेशान होने की यहाँ पर तुम्हें जरूरत है, सामने पुलिस की एक गाड़ी दिखाई दे रही है, हम पुलिस वालों से मदद मांग लेते हैं, उनसे हम पूछ लेते हैं कि हम कहाँ हैं और हम अपनी मंजिल तक उस रास्ते पर कैसे पहुंच सकते हैं। वो दोनों पुलिस वालों के पास में जाते हैं। पुलिस का जो एक अंदाज होता है बात करने का, जिस तरीके से पुलिस बातचीत करती है, और जैसे ही वो नाम पता उनसे जब पूछते हैं, गाड़ी की अब चेकिंग की जाने लगती है। अब जब गाड़ी की चेकिंग की जाती है तो पुलिस वाले तो वहां से चले जाते हैं। चेकिंग करने के बाद बीच में अनजाने कई लोग वहां पर आ जाते हैं और उन्होंने वहां पर उन दोनों को बहुत बुरी तरीके से वो पीटने लगते हैं। 2-2.5 घंटे तक वो लगातार उन दोनों को पीटते रहते हैं और पीटने के बाद उन दोनों को वो नहर में फेंक देते हैं। जब वो मरने वाली हालत में होते हैं, उनमें से एक तो जिंदा निकल के आ जाता है, लेकिन दूसरा उसके अंदर पहले ही मर चुका होता है। ये कहानी जब पुलिस के सामने पहुंच जाती है और इसके बाद जब अखबार, टीवी, सोशल मीडिया पर इन लोगों की जो खबर है वो चलने लगती है, लोगों को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि कोई आखिरकार किस तरीके से ऐसा कर सकता है। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं इमरान मलिक। आज की जो सच्ची घटना है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, दरअसल ये जो घटना है ये शुरू होती है राजस्थान के अंदर। एक जिला होता है, जिला गंगानगर से, और कहानी का जो अगला पड़ाव होता है वो है हरियाणा के जिले पलवल से। हरियाणा के जिला पलवल में 23 फरवरी 2025 को एक व्यक्ति जिसका नाम बाल किशन होता है, और हरियाणा की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी और उसके अलग अलग हिस्सों में चोट थी। हालांकि उसकी टांग टूटी हुई थी, हाथ भी उसका टूटा हुआ था और शरीर के अलग अलग हिस्सों में जब गंभीर रूप से उसकी चोट लगी हुई थी, वो पास में जाता है पुलिस वालों के पास और अपनी आपबीती बताता है। जैसे ही पुलिस वाले आपबीती को सुनते हैं, पुलिस वालों को यकीन नहीं हो रहा था कि ये सच कैसे हो सकता है। दरअसल वो कहता है कि राजस्थान प्रदेश के श्री गंगानगर का वो रहने वाला है और उसका नाम बाल किशन है, और उसी का ही एक कंडक्टर, उसका जो हेल्पर था, जिसका नाम होता है संदीप उर्फ प्रवीण कुमार। 22 फरवरी 2025 को उनको एक काम मिलता है, उनको एक लोडिंग मिलती है जिसके लिए वो सामान शिफ्ट करना है। उनको कहा जाता है कि श्री गंगानगर से यहाँ से करीब वंशों को दूर ले जाकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लेकर जाना है। 55 किलोमीटर का ये सफर होता है। दोनों आप निकल जाना और जो भी आपकी फीस होगी, जो भी आपका किराया भाड़ा होगा, वो उसमें तय हो जाता है। और वो गाड़ी पिकअप थी उनकी, वो किराए पर चलाते थे और पिकअप गाड़ी को लेकर जो पशु होते हैं, गौवंश थे, उनको लेकर वो यहाँ से चल देते हैं। ही जो बालकिशन होता है, इस रास्ते को लेकर वो चल रहा था। लगभग 7 से 8 घंटे तक वो लगातार इस गाड़ी को चला रहा था, अपनी गाड़ी पिकअप को, और सफर के बाद उसको नींद आने लगती है। यानी कि इतना लंबा सफर करने के बाद वो थक जाता है। जब वो अपने अपने कंडक्टर से कहता है, संदीप से, कि अगर तुम परेशान ना हो तो क्या तुम अब गाड़ी चला सकते हो। उसके बाद वो कहता है, ठीक है, मैं गाड़ी चला लेता हूँ, आप आराम कर लो और मैं अब गाड़ी को पूरी तरीके से चला लूंगा। अलीगढ़ रोड पर इन्हें उतरना था, पहला चेंज रोड पर, लेकिन वहां ना उतरकर रात के लगभग 12:30 बजे के आसपास का वक्त होता है कि एमपीएस राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर यह गाड़ी उतार देता है। इसी बीच में उन्हें एक पुलिस की गाड़ी दिखाई दे जाती है ऑन रोड पर, और दोनों ही वो पुलिस के पास में पहुंच जाते हैं। और वहां जाने के बाद वो एड्रेस पूछने लगते हैं। एक ड्राइवर होता है उस गाड़ी के अंदर, और साथ में एक सब इंस्पेक्टर होता है और साथ में एक और पुलिस वाला होता है, यानी कि कांस्टेबल। तीनों होते हैं, तीनों के तीन वर्दी पहने हुए होते हैं। वहां पर बाल किशन उनसे रास्ता पूछने लगता है कि हम इस तरीके से श्री गंगानगर से आ रहे थे और हमें अब लखनऊ जाना था। क्या आप हमें एड्रेस बता सकते हो कि हम लखनऊ से कैसे कैसे निकल के जाएंगे। जैसे ये तीनों बातचीत सुनने लगते हैं, उनके बारे में पूछते हैं, उनका नाम पूछते हैं, उनका एड्रेस पूछते हैं, कहाँ से आए हो।
नाम नाम बता दिया, एक का नाम बाल किशन है और दूसरे का नाम संदीप है। संदीप उर्फ प्रवीण उसका नाम होता है। तो जैसे ही पुलिस वाले ये सुनते हैं और ये सुनने के बाद आपस में दोनों के बीच में बातचीत नहीं हुई थी, गाड़ी की इनकी चाबी ले ली जाती है और इसी बीच में दावा ये भी किया जा रहा था, इसको बताया बाल किशन ने कि इसी बीच के अंदर बाइक पर 3 लोग आ जाते हैं और 3 लोग आने के बाद जो गाड़ी गाड़ी जो होती है पिकअप, यानी कि उसकी उन बाइक सवारों को दे दी जाती है कि तुम अब इसको संभाल लो, और जाते जाते कुछ इशारा वो कर देते हैं 1100 रुपए का, कि 1100 रुपए आप इनसे ले लेना। अब 1100 रुपए लेने थे, देने थे, क्या करना था क्या नहीं था वो तो बाद में पुलिस की जांच में ही पता चल पाएगा। वो पुलिस वाले तो अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से निकल कर चले जाते हैं। अब ये जो दोनों लोग होते हैं, ड्राइवर होता है, जो कंडक्टर होता है साथ में, अब ये दोनों उन तीनों लोगों के हवाले हो जाते हैं। अब इसी बीच में वो जो 3 लोग थे वो 4 और लोगों को वहां पर बुला लेते हैं मौके पर, कि कुछ जरूरी काम है, जितनी जरूरी हो सकता है कि तुम यहाँ पर पहुंच जाओ फला जगह इस गाड़ी के पास। अब पिकअप गाड़ी उनके कब्जे में हो जाती है। पिकअप गाड़ी को लेकर एक गांव पास में पड़ता है हाजीपुर, वहां पर गांव के पास में एक खंडर जैसी जगह होती है, खंडर जैसा घर होता है, वहां पर इस गाड़ी को लेकर चले जाते हैं। अब किसी के हाथ में हथौड़ा होता है और किसी के हाथ में फरसा होता है, किसी के हाथ में तलवार होती है, किसी के हाथ में डंडा होता है, किसी के हाथ में रोड होती है। डंडे हैं, मतलब लगभग जो 7 से 8 लोग होते हैं, जो जितने भी ये लोग होते हैं 11 12 7 8 इतनी संख्या इकट्ठी हो जाती है। ड्राइवर होता है पिकअप गाड़ी का और साथ ही उसका जो हेल्पर होता है, उसको ये सब लोग पीटना शुरू कर देते हैं। अब उनको बेहिसाब तरीके से लगभग 2 से ढाई घंटे तक उनको पीटते हैं। जब उनका नाम पूछा जाता है, पता उनका पूछा जाता है, वो अपने बारे में सब कुछ बताने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन जब बताते थे उनको तो उन पर वो यकीन नहीं कर रहे थे। इस तरीके से वो लगभग 2 से ढाई घंटे तक चलता रहता है। लगातार उनके साथ मारपीट करते रहते हैं। किसी ने कहा कि ये भाग ना जाए, इसलिए एक एक हाथ पैर तोड़ दो। अब ये भाग ना जाए, उनका एक हाथ और एक पैर उनका तोड़ दिया जाता है। दोनों का एक एक हाथ एक एक पैर जब तोड़ दिया जाता है तो वो खूब वहां पर चिल्लाते हैं, फूट फूट कर रोते हैं। चीखे जो चिल्लाए उसकी जो आवाज है, वो जो उनका मुंह होता है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया जाता है। पिटते पिटते वो बेहोश भी हो जाते हैं। बेहोश जब वो हो जाते हैं, जब उनको होश नहीं आता है तो इसी बीच के अंदर उनके ऊपर पानी डाल दिया जाता है। जब उनके ऊपर पानी डाला जाता है तो वो जब होश में आते हैं, और होश में जब वो लोग आते हैं दोनों, जब वो कहते हैं कि चलो यहाँ से अभी ने यहाँ से लेकर चलते हैं। 2.5 घंटे तक ये सब चलता रहता है। जब इनकी गाड़ी को लेकर चल जाते हैं, सिलानी गांव के पास में एक गुरुग्राम कैनाल पड़ती है, वहां ये इसको लेकर चले जाते हैं और इनको एक एक इनके सर में फरसा मार दिया जाता है पूरी जोर से, पूरी ताकत के साथ में, और दोनों को उस कैनाल में धक्का दे दिया जाता है, उनको फेंक दिया जाता है। कैनाल में उसमें अच्छा खासा पानी होता है और पानी होने की वजह से उनमें से 2 लोग थे, दोनों वहां पर उसमें गिर जाते हैं। अब यहाँ से जो पिकअप गाड़ी होती है वो भी वहां से वो लेकर चले जाते हैं। बताते चले, उनके जो मोबाइल होते हैं, उनकी जेब में जो पैसे थे, पर्स था, जो भी उनके पास कीमती सामान होता है वो भी सारा लूट लिया जाता है। जितने भी लोग थे वहां पर 10-11 लोग थे। जब इसके अंदर वो डाल दिया जाता है तो वो अपने अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। लेकिन संदीप उस नहर के अंदर पड़ा हुआ था, किशन भी उसी कैनाल में पड़ा हुआ था, यानी कि वो नहर थी जो कैनाल थी उसी में पड़ा हुआ था। जो संदीप की हालत थी वो इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि वो ना तो वो तैरने की स्थिति में था और ना ही वो कुछ करने की स्थिति में था। जैसे ही शायद उसको फरसा मारा गया था, उसके साथ जो मारपीट की गई थी, वो मर तो शायद पहले ही गया था, लेकिन उसके अंदर कुछ सांसें जरूर चल रही थी जब उसको धक्का दिया गया था। इसलिए वो इस नहर के अंदर उसको पार नहीं कर पाया, उस नहर से निकल नहीं पाया। लेकिन बाल किशन किसी भी तरकीब से, किसी भी तरीके से उस नहर को तैर कर पार करके निकल आता है। और जब वो निकल आता है तो वो अगले दिन ही पहुंच जाता है वहां से सदर थाना सोहना जाता है। वहां जाने के बाद वो पूरी कहानी बयां करता है। वो कहते हैं कि उससे आप यहाँ पर परेशान मत हो। 23 फरवरी को वो थाने में पहुंच जाता है, सोहना सदर थाने के अंदर। वहां जाने के बाद वो अपनी पूरी आपबीती बताता है और आपबीती बताने के बाद वहां से पुलिस वो पलवल पुलिस के हवाले कर देती है कि वहां आप जाओ, और वहां जाने के बाद अब बाकी जो पूरी कहानी है, पूरा जो मामला है वो वहां पर बयां करना।
जब जो ये पूरी कहानी होती है, जब वो पूरी कहानी बयां करता है और जब वो बताता है। अब इसके बाद जो पुलिस होती है, यानी कि जो जिले के जो एसपी होते हैं चंद्रमोहन, इस मामले को वो बड़ी बड़ी गंभीरता से लेने लगते हैं। सीआईए की 4 टीमें यहाँ पर बना दी जाती हैं और 4 टीमें बनाने के बाद ये कहा जाने लगता है कि जो आरोपी थे उनको जल्द से जल्द में पकड़ा जाए, और साथ ही जो इसका साथी है संदीप, जो इसका क्लिंजर था, आखिरकार वो कहाँ है उसको भी ढूंढा जाए। अब यहाँ से जो 4 टीमें होती हैं, जो 4 टीमें बनाई जाती हैं, सैलानी गांव के पास में जो गुरुग्राम कैनाल होती है, वहां जाने के बाद में उसको ढूंढना शुरू वो लोग कर देते हैं। लेकिन काफी मशक्कत के बावजूद भी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, इस तरीके से एक एक दिन लगातार बीतता जा रहा था। लगभग 10 दिन वहां पर बीत जाते हैं। कार वो मिलता जरूर है, लेकिन जिस हालत में वो मिलता है उसकी सांसें थी वो पहले ही खत्म हो चुकी थी, वो मर चुका था। और 2 मार्च 2025 की शाम, वो लगभग शाम 4 बजे के आसपास उसकी लाश मिल जाती है संदीप की। और जब उसकी लाश पुलिस कब्जे में ले लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, तो पता चलता है कि उसके साथ साथ ज्यादा मारपीट की गई थी, उसे सांस नहीं मिल पाई पानी के अंदर, उस वजह से उसकी मौत हो जाती है, ऐसी पोस्टमार्टम में दावा किया जाता है। लेकिन दूसरा जो साथ में था, ड्राइवर था उसका, ड्राइवर कहता है कि इतनी मारपिटाई के साथ साथ वो मर जाता है। यहाँ पर पता करने की कोशिश की जाती है कि आखिरकार वो कौन लोग थे और कौन नहीं थे। साथ ही जो मरने वाला लड़का था संदीप, उसके गांव तक खबर पहुंचती है तो उसके पिता भंवर लाल ने बताया कि उसकी अगले महीने ही शादी होने वाली थी। वो उसका बीच वाला बेटा था, यानी कि मजला वो बेटा था, और उसकी शादी की हम तैयारी कर रहे थे। उसके दोस्त ने, यानी कि बालकिशन, यानी कि उसने कहा कि तुम एक छोटा सा काम मिला है मेरे साथ, हमें लखनऊ जाना है दोनों को। काश वो लालच में ना फंसता, इसके अंदर ना हो जाता, तो शायद उसके साथ ये हादसा ना होता और वो बच जाता। परिवार यहाँ पर बेसुध हो जाता है, क्योंकि उनके घर के अंदर अगले महीने शादी होने वाली थी, उसकी पूरी तरीके से तैयारी चल रही थी और बेटा मर चुका था। किशन का यह भी आरोप था कि जब वो पुलिस के पास जाता है तो पुलिस ने उतने लेवल पे उसकी मदद नहीं की जितने लेवल पर पुलिस उसकी मदद कर सकती थी। ये बताया जाता है लगातार कि पुलिस वालों के साथ काट के चलते ही वो जो लोग थे, जो कथित गोरक्षक थे, जो फालतू के लोग आजकल बने हुए हैं, उनके साथ वो लोग मारपीट करते हैं और इस तरीके की घटना को वो अंजाम देते हैं। हालांकि पुलिस के अंदर जब इसकी सीआईए टीम का जो गठन किया है, पुलिस में से 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। एक का नाम पवन होता है, एक का नाम रवेश होता है, एक का नाम पंकज होता है, एक का नाम निखिल होता है और एक का नाम देवराज होता है। इन 5 लोगों को पुलिस की तरफ से गिरफ्तार कर लिया जाता है और बाकी लोगों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है और इन पर 5-5 हजार रुपए का इनाम भी रख दिया जाता है पुलिस की तरफ से। हालांकि डीएसपी जो होते हैं पलवल के, मनोज वर्मा जिनका नाम होता है, जब वो मीडिया वाले उनसे बातचीत करते हैं, जब उनसे सवाल पूछते हैं, पूछने की कोशिश करते हैं, तो वो बताते हैं कि पुलिस वालों पर इस तरीके से जो आरोप लगे हैं, पुलिस वालों से रास्ता पूछा जा रहा था जब ये लोग रास्ता भटक गए थे और पुलिस वालों ने ही, उंडों के हवाले पुलिस वालों ने कर दिया है, जिन्होंने इनके साथ मारपीट की, जिनके पास इतनी सारी चीजें थी, वो लगभग 11-12 लोग थे। डीएसपी होते हैं मनोज वर्मा, उनका कहना था कि पुलिस पर जो लगाए हुए आरोप हैं वो पूरी तरीके से निराधार हैं। हालांकि इसमें मीडिया रिपोर्ट के अंदर ये भी आता है जो पुलिस वाले होते हैं उनमें से 2 पुलिस वालों को तभी के तभी बर्खास्त कर दिया जाता है और साथ ही जो सेवा से ही उनको बर्खास्त कर दिया जाता है। साथ ही जो इंस्पेक्टर था उस रात में, जो उनका सीनियर अधिकारी था, उन दोनों के साथ में उसके खिलाफ विभागीय जांच चल रही है। अगर उसके खिलाफ भी जांच सही पाई जाती है, अगर उसका भी कोई रोल पाया जाता है, तो हो सकता है वो भी पूरी तरीके से बर्खास्त हो जाए। इसमें ना केवल एक व्यक्ति की जान हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है, वो मर जाता है, बल्कि दूसरा जो व्यक्ति होता है वो उस दर्द के साथ हमेशा पूरी जिंदगी जीता रहेगा। और 2 पुलिस वाले जो 2 बर्खास्त हो चुके हैं, कितनी मशक्कत के बाद उनको आखिरकार ये सरकारी नौकरी मिली होगी और उनकी छोटी सी लापरवाही की वजह से कुछ गुंडों के लिए उनको बर्खास्त कर लिया गया है। और एक जिम्मेदार ऑफिसर की ड्यूटी बनती थी, वो अगर अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करता, अगर वो अपनी ईमानदारी से ड्यूटी नहीं की तो उसके खिलाफ विभागीय जांच अब चल रही है। और जो 5 जो लोग अभी पकड़े गए हैं, जो गोरक्षक के नाम पर गुंडे हैं, और बाकी के लिए जो दबिश दी जा रही है, 11 के 11 जब गिरफ्तार कर लिए जाएंगे तो उनका जो भविष्य होगा, हालांकि उनका वैसे कोई भविष्य होगा ही नहीं, उनका भविष्य अधर में लटक जाएगा।
कहते हैं कि एक बार किसी के ऊपर एफआईआर लिख दी जाती है तो वो एफआईआर पूरी जिंदगी उसका पीछा नहीं छोड़ती है और जिंदगी भर इसी तरीके से, चाहे वो नौकरी हो, भविष्य के अंदर अगर वो पढ़ भी रहे होंगे तो नौकरी मिल भी पाएगी या फिर नहीं मिल पाएगी। तो दामन पर लगता है उसकी वजह से नहीं मिल पाएगी। दोस्तों, ये जो कहानी थी इसका सुनाने का केवल एक ही उद्देश्य था कि किसी को परेशान नहीं करना, किसी का दिल नहीं दुखाना है, कि आपको ये इंफॉर्मेशन देनी है, बताना है कि जो दो दुधारू जो पशु थे जिनको वो लेकर दो लोग जा रहे थे, उनको नहीं पता था कि उनकी मृत्यु भी हो जाएगी। ऐसे लगातार मामले देश के अंदर बढ़ रहे हैं कि गोरक्षा के नाम पर आम लोगों को भी मारा जा रहा है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें। तब तक मिलता हूँ अनदर वीडियो में। जय हिंद।